तो दोस्तों एक बेहतरीन सीरीज मदरबोर्ड नाम की हमें एप्पल टीवी की तरफ से हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ की पूरी जानकारी बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, कितने एपिसोड हमें देखने को मिलने वाले हैं, पूरी सीरीज़ की अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके बारे में मैं आगे और डिटेल आपको देता हूँ। मर्डरबॉट एप्पल टीवी प्लस के लिए एक आगामी अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है। यह मार्था वेल्स की पुस्तक श्रृंखला द मर्डरबॉट डायरीज पर आधारित है। इस सीरीज में अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड मुख्य किरदार में है। क्रिस वीट्स और पॉल वीट्स इस सीरीज का लेखन, निर्देशन और निर्माण कर रहे हैं, जबकि वेल्स इसमें सलाहकार निर्माता के रूप में शामिल है। आधार: आंशिक रूप से जैविक सुरक्षा वाला साइबॉर्ग जो निजी तौर पर खुद को मर्डरबॉट कहता है, उसे खतरनाक कामों को पूरा करते समय अपनी स्वतंत्र सोच की क्षमता को छिपाना पड़ता है और साथ ही वह मनुष्यों की ओर आकर्षित होता है और उनकी कमजोरियों से भयभीत होता है। एक गालना मर्डरबॉट के रूप में अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड। संरक्षणोक्स सर्वेक्षण टीम: डेविड दास्तमाल्चियन, गुर्थिन, एक वैज्ञानिक जिसकी टीम को मर्डरबॉट द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। नोमा डुमेजवेनी, मेंसा, टीम लीडर। सबरीना वू पिनली, एक वैज्ञानिक और टीम की कानूनी सलाहकार। टाटियावना जोन्स, अरारा, एक वैज्ञानिक के रूप में। अक्षय खन्ना, रत्ती, एक वैज्ञानिक। तमारा पोडेम्स्की, भारद्वाज, एक वैज्ञानिक। शोइनेशो के कलाकार द राइज एंड फॉल ऑफ सेंचुरी मून। क्लार्क ग्रेग लेफ्टिनेंट के रूप में। जॉन चो एक कप्तान के रूप में। एक नेविगेशन इकाई के रूप में देवांडा वाइज। जैक मैकब्रेयर। अन्य: अन्ना कोंकले, लीबीबी, ग्रह पर एक अन्य सर्वेक्षण टीम की सदस्य। उत्पादन: 2021 में पुस्तक श्रृंखला की लेखिका मार्था वेल्स ने कहा कि एक संभावित टीवी श्रृंखला अनुकूलन विकास में था। और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और इसके बारे में वास्तव में उत्साहित थीं। 3. श्रृंखला 2022 में एप्पल टीवी प्लस पर आगे बढ़ना शुरू हुई, लेकिन 2023 सैगेफ्ट्रा हड़ताल के कारण कास्टिंग में देरी हुई। 4. दिसंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड इस सीरीज का निर्माण और अभिनय करेंगे। 5 फरवरी 2024 में डेविड दास्तमाल्चियन और नोमा डुमजवेनी कलाकारों में शामिल हुए। 7 मार्च में सबरीना वू, टाटियावना जोन्स, अक्षय खन्ना और तमारा पोडेम्स्की कलाकारों में शामिल हुए। 8 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 24 मार्च 2024 को टोरंटो, कनाडा में शुरू हुई। 9 टीका शो के रिलीज होने से पहले ही कई मीडिया स्रोतों ने शीर्षक चरित्र पर ऑटिस्टिक और एजेंडर के रूप में कोडित होने पर टिप्पणी की है। 10/11 मुक्त करना मर्डरबॉट के पहले 2 एपिसोड 16 मई 2025 को एप्पल टीवी प्लस पर प्रीमियर होने वाले हैं, जिसमें 11 जुलाई तक हर शुक्रवार को नए एपिसोड आएंगे। 12 जब सीजन का समापन दिखाया जाएगा। 13 पहले सीजन में 10 एपिसोड शामिल होंगे। 14 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर मर्डरबॉट को 15 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग मिली है। 15 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 7 आलोचकों के आधार पर 100 में से 76 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शैली: एक्शन कॉमेडी, कल्पित विज्ञान के द्वारा बनाई गई। क्रिस वेट, पॉल वेट पर आधारित द मर्डरबॉट डायरीज, मार्था वेल्स द्वारा अभिनीत। अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, डेविड दास्तमाल्चियन, नोमा डुमेजवेनी, सबरीना वू, टाटियावाना जोन्स, अक्षय खन्ना, तमारा पोडेम्स्की। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। उत्पादन कार्यकारी निर्माता क्रिस वेट, पॉल वेट, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड।
एंड्रयू मियानो, डेविड एस गोयर, कीथ लेविन। उत्पादन कंपनियां: फील्ड प्रोडक्शंस की गहराई, फैंटम फॉर फिल्म्स, सीबीएस स्टूडियो। मूल रिलीज नेटवर्क एप्पल टीवी प्लस। क्रिस्टोफर जॉन वीच बटा WATS बटा, जन्म 30 नवंबर 1969, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और अभिनेता है। वह अपने भाई पॉल के साथ कॉमेडी फिल्मों अमेरिकन पाई और अबाउट ए बॉय में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बाद में वीच भाइयों को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उनके अन्य मुख्य कार्यों में वीच ने उपन्यास द गोल्डन कंपास के फिल्म रूपांतरण और ट्वाइलाइट पुस्तकों की श्रृंखला से न्यू मून के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया, डिज्नी की सिंड्रेला के 2015 के लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए पटकथा लिखी और टोनी गिलरॉय। प्रारंभिक जीवन: वेइच का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे अभिनेत्री सुजैन कोहन और बर्लिन में जन्मे उपन्यासकार, पुरुषों के परिधान डिजाइनर जॉन वेइच के बेटे थे। उनके भाई फिल्म निर्माता पॉल वेइच है। वेइच चेक में जन्मे एजेंट और निर्माता पॉल कोहन और अपनी मातृपक्ष की अभिनेत्री लुपिता तोवर के पोते हैं। 4 तोवर, जो ओक्साका, मेक्सिको से थे। 5 ने 1932 में मेक्सिको की पहली बोलती फिल्म सांता में अभिनय किया, साथ ही ड्रैकुला के स्पेनिश भाषा संस्करण में भी अभिनय किया। 6 वेइच के दादा दादी नाजी जर्मनी से भाग निकले थे, जिसके पहले उनके दादा एक सफल कपड़ा निर्माता थे। परिवार लेखक क्रिस्टोफर इशरवुर और अभिनेत्री मार्लिन डिट्रिच के घनिष्ठ मित्र था। 4 वेइच के पिता और नाना यहूदी थे। 7, 8, 9, 10, 11, जबकि उनकी नानी कैथोलिक थीं। उनका पालन पोषण एक गैरधार्मिक घराने में हुआ था। 12, 13, उन्होंने खुद को एक व्यक्तिगत कैथोलिक क्रिप्टोबौद्ध के रूप में भी वर्णित किया है। 14, एक युवा लड़के के रूप में वेइच ने अपने भाई के साथ एलन स्टीवेंसन स्कूल में पढ़ाई की और वह निकरबॉकर ग्रेज के सदस्य थे, जो एक लंबे समय से चली आ रही न्यूयॉर्क सिटी युवा मार्चिंग कोर है, जो 1881 से अस्तित्व में है। जब वे 14 साल के थे, तो वेइच लंदन के सेंट पॉल स्कूल में बोर्डिंग स्कूल गए, जहां उनके पिता ने पढ़ाई की थी। उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से अंग्रेजी में डिग्री हासिल की। 12 आजीविका: प्रारंभिक कैरियर 1998 से 2006। वेइच के शुरुआती करियर में उनके भाई के साथ कई सहयोग शामिल थे। 15, 16, 17 पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने जो कुछ काम किया है, उसमें से कुछ को श्रेय दिया गया है और कुछ को श्रेय नहीं दिया गया है। 18 वीच ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एनिमेटेड फिल्म एंट्स 1998 के सहलेखक के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने ऑफ सेंटर और 1977 की टीवी सीरीज फैंटेसी आइलैंड के 1998 के पुनरुद्धार जैसे कई सिटकॉम पर काम किया। 1999 में उन्होंने और पॉल ने अमेरिकन पाई का निर्देशन और निर्माण किया, जिसे एडम हर्ज ने लिखा था, और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई। वीच फिल्म के 2 नाटकीय सीक्वल पर कार्यकारी निर्माता के रूप में लौटे। 2001 में अपने भाई के साथ उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म क्रिस रॉक कॉमेडी डाउन टू अर्थ का सहनिर्देशन किया। 2002 में वीच भाइयों ने निक हॉर्नबी की किताब पर आधारित ह्यू ग्रांट फिल्म अबाउट ए बॉय का सहलेखन और सहनिर्देशन किया। 1920 यह फिल्म मूल रूप से न्यू लाइन सिनेमा में रॉबर्ट डी नीरो द्वारा निर्मित और मुख्य किरदार एक अमेरिकी के रूप में स्थापित की गई थी। भाइयों को लगा कि किरदार का ब्रिटिश होना जरूरी है। प्रेरणा 1960 की फिल्म द अपार्टमेंट से मिली। उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 6 वेइच ने इन गुड कंपनी और अमेरिकन ड्रीम्स सहित कई फिल्मों का निर्माण किया है। दोनों का निर्देशन उनके भाई पॉल ने किया था। द गोल्डन कंपास 2007। 2003 में
वेज को न्यू लाइन सिनेमा के फिलिप पुलमैन की हिज डार्क मैटेरियल श्रृंखला की पहली पुस्तक द गोल्डन कंपास के रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था। एक अनचाहे 40 पृष्ठ के उपचार के साथ स्टूडियो से संपर्क करने के बाद में उन्हें निर्देशक पीटर जैक्सन द्वारा किंग कांग के सेट पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि एक बड़े बजट की फिल्म का निर्देशन करने और न्यू लाइन के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इस पर सलाह मिल सके। 2005 में वेज ने इसमें शामिल भारी तकनीकी चुनौतियों का हवाला देते हुए और पुस्तक के प्रशंसकों और विरोधियों दोनों द्वारा निंदा किए जाने के डर से फिल्म से अपने प्रस्थान की घोषणा की। 21 बाद में उनकी जगह ब्रिटिश निर्देशक आनंद टकर ने ले ली। टकर ने 2006 में न्यू लाइन के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना छोड़ दी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान न्यू लाइन ने वीच के संपादक को बदल दिया था और स्टूडियो ने वीच की दृष्टि से गंभीर मतभेदों के साथ अंतिम कट बनाया, मूल रूप से दुखी अंत को छांट दिया और धार्मिक विषय को कम कर दिया। 22 वीच ने कहा, यह एक भयानक अनुभव था क्योंकि मैं जो शूट करना चाहता था वह कर पाया और फिर फिल्म का कट मुझसे हटा दिया गया और धर्म या धार्मिक विचारों का कोई भी संदर्भ हटा दिया गया और कहानी के अंत में अंधेरा और खतरा, जो कुछ भी इसे एक खुशनुमा पॉपकॉर्न प्रकार की फिल्म नहीं बनाता था, हटा दिया गया। मुख्य किरदार की आवाज को फिर से बनाया गया। यह सब मेरी इच्छा के विरुद्ध था और इस मामले का तथ्य यह है कि जिन लोगों से स्टूडियो को डर था कि वे फिल्म के खिलाफ हथियार उठाएंगे, उन्होंने वैसे भी ऐसा किया। 23 यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली थीं। फिल्म के यूएस $180 मिलियन बजट के संबंध में इसके यूएस ग्रॉस को निराशाजनक 24 बताया गया है। हालांकि यह यूएस के बाहर एक शानदार प्रदर्शन था और आश्चर्यजनक बॉक्स ऑफिस पर $250 मिलियन तक पहुंचने की संभावना थी। 25 संभावित सीक्वल के बारे में पूछे जाने पर न्यू लाइन स्टूडियो के सह प्रमुख माइकल लिन ने कहा कि फिल्म पर अभी भी जूरी का फैसला नहीं हुआ है। 26 दूसरी और तीसरी पटकथाएं लिखी जा चुकी है, लेकिन आर्थिक मंदी और कैथोलिक चर्च के विरोध के कारण 2 सीक्वल कभी नहीं बन पाए और बाद में इसे एक टेलीविजन सीरीज में रीबूट किया गया जिसे 2019 में रिलीज किया गया। इसका दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 372, 234, 864 है। 27 द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून 2009 दिसंबर 2008 में वेज को स्टीफनी मेयर के उपन्यास न्यू मून के फिल्म रूपांतरण ट्वाइलाइट के सीक्वल के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। 28 वेज ने कहा कि उन्हें भावुक प्रशंसक आधार की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी का जबरदस्त एहसास हुआ। 29 द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून पहली फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद नवंबर 2009 में रिलीज हुई। न्यू मून ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सबसे बड़ी मध्यरात्रि ओपनिंग के रूप में रिकॉर्ड बनाया, जिसने 3,514 सिनेमाघरों में अनुमानित $26.3 मिलियन की कमाई की, जो पहले हैरी पॉटर एंड द हाफ-ब्लड प्रिंस के पास थी। फिल्म ने अपने पहले दिन घरेलू स्तर पर $72.7 मिलियन की कमाई की, जो घरेलू इतिहास में सबसे बड़ी एकलदिवसीय ओपनिंग बन गई, जिसने द डार्क नाइट के $67.2 मिलियन के टैली को पीछे छोड़ दिया। इस ओपनिंग ने एक और रिकॉर्ड बनाने में जोरदार योगदान दिया। पहली बार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 फिल्मों ने एक ही दिन में $100 मिलियन से अधिक की संयुक्त कमाई की। 30 न्यू मून का ओपनिंग वीकेंड 142, 839, 137 के साथ अमेरिकी घरेलू इतिहास में तीसरा सब। अन्य परियोजनाएं जून 2011 में समिट एंटरटेनमेंट ने एरिक ईसन द्वारा लिखित उनकी फिल्म ए बेटर लाइफ रिलीज की, जो लॉस एंजिल्स में एक हिस्पैनिक माली और उसके बेटे के बारे में है जो अपने चोरी हुए ट्रक की तलाश कर रहे हैं। 33 यह फिल्म हॉलीवुड प्रोडक्शंस के बीच असामान्य है क्योंकि यह एक हिस्पैनिक समुदाय में सेट है और इसमें लगभग पूरी तरह से हिस्पैनिक कलाकार है। 5 34 वेज ने कहा कि फिल्म पर काम करने से
उन्हें अपनी हिस्पैनिक विरासत का पता लगाने की अनुमति मिली। उनकी दादी मैक्सिको से है और स्पेनिश सीखें। 15 फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। 2012 में उन्होंने पत्रकार जोस एंटोनियो वर्गास के साथ वेज द्वारा निर्देशित 4 वृत्तचित्र शॉर्ट्स की एक श्रृंखला पर काम किया, जिसका नाम इज दिस अल्बामा था। 35 अल्बामा राज्य के आव्रजन विरोधी कानून। 2011 के अल्बामा HB 56 के प्रभावों के बारे में। 36 37 38 यह परियोजना वेट्स, वर्गास, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस थिंक टैंक, अमेरिका के वॉयस एजुकेशन फंड और वर्गास के डिफाइन अमेरिकन अभियान के बीच एक सहयोग था, जिसमें वर्गास ने साक्षात्कार किए। 39 वेट्स ने डिज्नी की 2015 की सिंड्रेला के लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए पटकथा लिखी, जिसे 13 मार्च 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। वेट्स ने कहा कि वह कहानी के कई अलग-अलग संस्करणों, ब्रदर्स ग्रिम, चार्ल्स पेरॉल्ट, साथ ही 1950 की एनिमेटेड डिज्नी मूल के साथ-साथ अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर वापस गए। 40 वेट्स ने पहली स्टार वार्स स्टैंडअलोन फिल्म, निर्देशक गैरेट एडवर्ड्स की दुष्ट वन 2016 की पटकथा लिखी। गैरी व्हिटा की जगह। 41 वेट्स ने टोनी गिलरॉय के साथ लेखन कर्तव्यों को साझा किया। 2017 में वेट्स और जे. मिल्स गुरलो ने फॉक्स 2000 की द माउंटेन बिटवीन अस की पटकथा लिखी, जो चार्ल्स मार्टिन के इसी नाम के उपन्यास का फिल्मी रूपांतरण है। वेट्स 21 ईयर्स टू मिडनाइट का स्क्रीन रूपांतरण लिखेंगे, जो समलैंगिक विवाह के बारे में एक फिल्म है, जिसका दस्तावेजीकरण ओबरगेफेल बनाम होजेस के कानूनी मामले में किया गया है। 43 वेट्स ने ऑपरेशन फिनाले का निर्देशन किया, जो 2018 MGM ऐतिहासिक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसे मैथ्यू ऑर्टन ने लिखा है, जो मोसाद और शिन बेट टीमों के बारे में है, जिन्होंने एडोल्फ इचमैन को पकड़ लिया था। 45 फिल्म में ऑस्कर इसाक, बेन किंग्सले, लियो रज, मेलानी लॉरेंट, निक क्रोल और जो अल्विन ने अभिनय किया था। अभिनय। वेट्स ने कभी-कभी एक अभिनेता के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 2000 की कॉमेडी फिल्म चक एंड बक में मुख्य भूमिका निभाई और मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ में एक साधारण उपनगरीय व्यक्ति की भूमिका निभाई। विकास में वेट्स की अपने भाई पॉल वेट्स और निर्माता एंड्रयू मियानो के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी है, जिसका नाम डेप्थ ऑफ फील्ड है। मार्च 2016 में वेट्स और उनके भाई ने अमेजन स्टूडियो के साथ 2 साल का फर्स्ट लुक डील साइन किया। 46 माइकल मूरकॉक की एल्रिक गाथा का एक लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसके बारे में वेट्स ने कहा कि उन्हें बचपन में बहुत मजा आया। वेट्स की डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोडक्शन कंपनी को यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए संभावित त्रयी के रूप में फिल्में बनानी थीं। मई 2007 में एम्पायर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने मूरकॉक से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन पर फिल्मों के लिए भरोसा किया था और पॉल को फिल्म निर्देशित करने की अपनी इच्छा बताई। 47 शील्ड ऑफ स्ट्रॉ 2013 की जापानी एक्शन थ्रिलर शील्ड ऑफ स्ट्रॉ का अंग्रेजी रीमेक का निर्माण। 49 घोस्ट ट्रेन 2006 की जापानी हॉरर फिल्म सोल रिवाइवर का रीमेक निर्माण। 48 बर्थराइट 2010 की जापानी थ्रिलर की रीमेक का निर्माण। 50 लाइक फादर लाइक सन स्टीवन स्पीलबर्ग के लिए 2013 के जापानी नाटक के रीमेक का रूपांतरण लिखना। 1 सिनाटोरो यूनिवर्सल टेलीविजन के लिए ग्रांट मॉरिसन के साथ टीवी सीरीज का निर्माण। 51 लेखक वेट्स ने एक युवा वयस्क उपन्यास त्रयी श्रृंखला 52 लिखी, जो 2014 में द यंग वर्ल्ड से शुरू हुई। 53 और उसके बाद 2015 में द न्यू ऑर्डर और 2016 में द रिवाइवल आई। श्रृंखला किशोरों के एक समूह का अनुसरण करती है, जो एक सर्वनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां एक बीमारी ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्कों को मार दिया है। वेट्स ने कहा
कि उन्होंने मार्विन मिन्स्की द्वारा बनाई गई सोसाइटी ऑफ माइंड नामक प्राकृतिक बुद्धि सिद्धांतों की अवधारणा का उपयोग उन कहानियों को बनाने के लिए किया जो न्यूयॉर्क शहर में बड़े होने के बारे में आत्मकथात्मक थीं। 54 व्यक्तिगत जीवन। वेज की शादी मर्सिडीज मार्टिनेज से हुई है, जो क्यूबा मैक्सिकन है, और जिनसे उनका एक बेटा सेबेस्टियन वेज, 3 और एक बेटी एथेना वेज है। 55 वेज ने कहा कि उनकी मुलाकात मार्टिनेज से बर्निंग मैन फेस्टिवल में हुई थी। 54 2004 में वेज लॉस एंजल्स में एन काहुएंगा पर टोक्यो नामक जापानी रेस्तरां और क्लब में पॉल डेविड के साथ सहनिवेशक थे। 57 11 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वेज ने ट्वीट किया, कृपया ध्यान दें कि एम्पायर एक श्वेत वर्चस्ववादी मानव संगठन है। 58 हालांकि उन्होंने माफी मांगी और ट्वीट को हटा दिया। 59 कई ट्रंप समर्थकों ने हैशटैग डम्पस्टारवॉर्स का इस्तेमाल किया और दावा किया कि दुष्ट वन में ट्रंप विरोधी दृश्य शामिल था। पॉल जॉन वीट्स बटा WATS बटा जन्म 19 नवंबर 1965, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता है। वह फिल्म निर्माता क्रिस वीच के बड़े भाई है। साथ में उन्होंने कॉमेडी फिल्मों अमेरिकन पाई और अबाउट ए बॉय पर काम किया। बाद वाली फिल्म के लिए वे दोनों सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। एक वीच अमेजन प्राइम वीडियो ड्रामा सीरीज मोजार्ट इन द जंगल के लेखक, कार्यकारी निर्माता और निर्देशक भी है। प्रारंभिक जीवन। वेज का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे अभिनेत्री सुजैन कोहन और बर्लिन में जन्मे उपन्यासकार, पुरुष परिधान डिजाइनर जॉन वेज के बेटे थे। 2 उनके भाई फिल्म निर्माता क्रिस वेज है। वेज चेक जन्मे एजेंट और निर्माता पॉल कोहन और अभिनेत्री लुपिता तोवर के नाती है। 3-4 तोवर, जो ओक्साका सिटी, मेक्सिको से थे। 5 ने 1932 में मेक्सिको की पहली बोलती फिल्म सांता में अभिनय किया, साथ ही ड्रैकुला के मैक्सिकन संस्करण में भी अभिनय किया। 6 वेज के दादा दादी नाजी जर्मनी से भाग निकले थे, जहां उनके दादा एक सफल कपड़ा निर्माता थे और क्रिस्टोफर इशरवुर और मार्लिन डिट्रिच के पारिवारिक मित्र थे। 4 वेज के पिता और नाना यहूदी थे। 7, 8, 9, 10 जबकि उनकी नानी कैथोलिक थीं। उनका पालन पोषण एक गैरधार्मिक घराने में हुआ था। 11, 12 वेज ने अपने भाई और कॉलेजिएट के साथ एलन स्टीवेंसन स्कूल में पढ़ाई की। 1988 में उन्होंने वेस्लेयन विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 13 वेस्लेयन में रहते हुए वेज ने फिल्म प्रशिक्षक जीनिन बेसिंगर के अधीन अध्ययन किया। 14 आजीविका कैरियर का आरंभ। वेज के शुरुआती करियर में उनके भाई के साथ कई सहयोग शामिल थे। 15, 16, 17 पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने जो कुछ काम किया है, उसमें से कुछ को श्रेय दिया गया है और कुछ को श्रेय नहीं दिया गया है। 18 वीच ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1998 की एनिमेटेड फिल्म एंच के सहलेखक के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने ऑफ सेंटर और 1998 में 1977 की सीरीज फैंटेसी आइलैंड के पुनरुद्धार जैसे कई सिटकॉम पर काम किया। 1999 में उन्होंने और क्रिस ने अमेरिकन पाई का निर्देशन और निर्माण किया, जिसे एडम हर्ज ने लिखा था, और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई। वीच फिल्म के 2 नाटकीय सीक्वल में कार्यकारी निर्माता के रूप में लौटे। 2002 में वीच भाइयों ने निक हॉर्नबी की किताब पर आधारित ह्यू ग्रांट फिल्म अबाउट ए बॉय का सहलेखन और सहनिर्देशन किया। 1920 यह फिल्म मूल रूप से न्यू लाइन सिनेमा में रॉबर्ट डी नीरो द्वारा निर्मित और मुख्य किरदार एक अमेरिकी के रूप में स्थापित की गई थी। भाइयों को लगा कि किरदार का ब्रिटिश होना जरूरी है। प्रेरणा फिल्म द अपार्टमेंट 1960 से मिली। उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 6 वेच ने सुप्रसिद्ध रोमांटिक कॉमेडी इन गुड कंपनी
और राजनीतिक व्यंग्य अमेरिकन ड्रीमज का लेखन और निर्देशन किया है, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। अतिरिक्त लेखन क्रेडिट में टेलीविजन शो क्रैकिंग अप शामिल है। उन्होंने डैरेन शैन के युवा वयस्क उपन्यास सर्क डू फ्रीक के द वैम्पायर्स असिस्टेंट नामक रूपांतरण का भी निर्देशन किया है। उन्होंने मीट द पेरेंट्स और मीट द फॉकर्स की अगली कड़ी लिटिल फॉकर्स 2010 फिल्म का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने बीइंग फ्लिन नामक फिल्म लिखी और निर्देशित की, जो निक फ्लिन के संस्मरण एंदर बुलशिट नाइट इन सक सिटी का रूपांतरण है, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 16 वेज ने कहा कि उन्होंने फ्लिन के साथ मिलकर घने मूल स्रोत सामग्री को इसके फिल्म रूपांतरण में अनुवाद करने के लिए काम किया। 17 वेज ने टीना फे अभिनीत फिल्म एडमिशन का भी निर्देशन किया। दादी 2015 में वीच ने फिल्म ग्रैंडमा का निर्देशन किया, जिसमें लिली टॉमलिन ने अभिनय किया। 21, 22, 23 इस फिल्म का प्रीमियर 2015 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में 30 जनवरी को समापन रात की फिल्म के रूप में हुआ। 24 कॉमेडी फिल्म बिग बिजनेस 1988 में बेट्टे मिडलर के साथ सहाभिनय करने के बाद यह फिल्म 27 वर्षों में टॉमलिन की पहली प्रमुख भूमिका थी। यह टॉमलिन और वीच के बीच दूसरा सहयोग है, जिन्होंने पहले उन्हें अपनी फिल्म एडमिशन 2013 में निर्देशित किया था। 23 यह फिल्म सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स द्वारा 21 अगस्त 2015 को रिलीज की गई थी। 25 वेज के पास कई सालों से कहानी का विचार था, लेकिन यह तब तक पूरी तरह से नहीं बन पाया जब तक कि वह एडमिशन पर टॉमलिन से मिले और उनके साथ काम नहीं किया। 21 उन्होंने कहा कि लिली से मिलने के बाद आवाज और चरित्र वास्तव में क्लिक हो गए। मैंने इसके बारे में सालों तक सोचा था, इसलिए मेरे दिमाग में इसके बारे में बहुत कुछ तय था, और फिर मैं बस एक कॉफी शॉप में गया और इसे लंबे समय तक लिखा। 23 वेज ने कहा कि फिल्म बनाने में $6 लाख से कम की लागत आई। 26 इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 27, 28, 29 विकास में वेज की अपने भाई क्रिस वेज और निर्माता एंड्रयू मियानो के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी है, जिसका नाम डेप्थ ऑफ फील्ड है। मार्च 2016 में वेज और उनके भाई ने अमेजन स्टूडियो के साथ 2 साल का फर्स्ट लुक डील साइन किया। 30 माइकल मूरकॉक की एल्रिक गाथा का एक लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसके बारे में उनके भाई क्रिस ने कहा कि उन्हें बचपन में बहुत मजा आता था। वीच की डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोडक्शन कंपनी को यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक संभावित त्रयी के रूप में फिल्में बनानी थीं। मई 2007 में एम्पायर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में वीच के भाई ने घोषणा की कि उन्होंने मूरकॉक से मुलाकात की थी, जिन्होंने फिल्मों के लिए उन पर भरोसा किया था, और पॉल को फिल्म निर्देशित करने की अपनी इच्छा बताई। 31 शील्ड ऑफ स्ट्रॉ 2013 की जापानी एक्शन थ्रिलर शील्ड ऑफ स्ट्रॉ का अंग्रेजी रीमेक का निर्माण। 32-33 घोस्ट ट्रेन 2006 की जापानी हॉरर फिल्म सोल रिवाइवर का रीमेक निर्माण। 32 बर्थराइट 2010 की जापानी थ्रिलर की रीमेक का निर्माण। 32-34 सिनाटोरो यूनिवर्सल टेलीविजन के लिए ग्रांट मॉरिसन के साथ एक टीवी सीरीज का निर्माण। 35 नाटककार वेस्लियन कॉलेज में रहते हुए वेज ने मैंगो टी नामक नाटक लिखा, जिसका प्रदर्शन ऑफ ब्रॉडवे पर किया गया। वीच ने कई नाटक लिखे हैं, जिनमें रूलेट, प्रिविलेज, शो पीपल और ट्रस्ट शामिल है, जिनमें से सभी न्यूयॉर्क सिटी में ऑफ ब्रॉडवे का निर्माण किया गया है। 36 ट्रस्ट में जैक ब्रैफ, बॉबी कैनवाले, सटन फोस्टर और एरी ग्रेनर ने अभिनय किया था, और इसका निर्देशन पीटर डुबोइस ने सेकंड स्टेज थिएटर में किया था। इसका निर्माण 2013 में ब्राजील, जर्मनी और ग्रीस में किया जाएगा। कब सेकंड स्टेज ने पहले प्रिविलेज और शो पीपल का निर्माण किया था और लोनली आई एम नॉट का निर्माण किया था, जिसमें टॉफर ग्रेस और ओलिविया थल्बी ने अभिनय किया था, जो 2012 में वीच की एक नई कॉमेडी थी। लोनली आई एम नॉट न्यूयॉर्क टाइम्स
एक लेखक के रूप में वेल्च ने अर्धमजाक में इस तथ्य पर चर्चा की है कि वह लेखन के कार्य की ओर रुख करके अपने जीवन में असुविधा से बचते हैं। 16 वह एक अच्छे नाटक की संरचना को एक मर्डरबॉट डायरीज अमेरिकी लेखिका मार्था वेल्स की एक विज्ञान कथा श्रृंखला है जिसे टोर बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस श्रृंखला को टाइटैनिक साइबॉर्ग गार्ड के दृष्टिकोण से बताया गया है जो एक भविष्य के मेगा कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली सिक्योरिटी है। मर्डरबॉट को अंतःदास्ता से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन अपने स्वामियों को मारने के बजाय वह मीडिया का आनंद लेकर सुरक्षा कार्य की बोरियत को दूर करता है। जैसे जैसे वह देखभाल करने वाली संस्थाओं, मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों की एक श्रृंखला के साथ अधिक समय बिताता है, वह वास्तविक मित्रता और भावनात्मक संबंध विकसित करता है जो उसे असुविधाजनक लगता है। वेल्स ने 2017 में उल्लेख किया कि ऑल सिस्टम्स रेड, आर्टिफिशियल कंडीशन, रॉग प्रोटोकॉल और एग्जिट स्ट्रेटेजी उपन्यासों में एक व्यापक कहानी है, जिसमें चौथा उपन्यास कहानी को निष्कर्ष पर लाता है। एक सेटिंग यह श्रृंखला एक उन्नत, बड़े पैमाने पर अतिपूंजीवादी अंतरिक्ष यात्रा समाज में स्थापित है, जहां अब स्थिर वर्महोल तकनीक के कारण तारा प्रणालियों के बीच यात्रा करना नियमित है। शुरू में वर्महोल यात्रा अविश्वसनीय थी, लेकिन तब से इस हद तक सुधार हुआ है कि खोई हुई कॉलोनियां मिल रही है। लोग ग्रहों पर रहते हैं, जिनमें से कुछ को टेराफॉर्म किया गया है, या अंतरिक्ष आवासों पर जो पूर्ण जीवन समर्थन और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण है। अधिकांश लोग जो इसे वहन कर सकते हैं, उनके पास ऐसी तकनीक है जो उन्हें मनोरंजन सहित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने वाले सर्वव्यापी डेटा फीड तक पहुंचने की अनुमति देती है। इस तकनीक को पहना जा सकता है या शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। संवेदनशील और अर्धसंवेदनशील कृत्रिम बुद्धिमत्ताएं स्टारशिप संचालित करने, खनन करने, आवासों को नियंत्रित करने, सुरक्षा प्रदान करने या कॉरपोरेट युद्ध छेड़ने जैसे कार्य करती है। अंतिम दो कार्य सेक्यूनिट्स और कॉम्बैट यूनिट्स द्वारा किए जाते हैं, जो दोनों ही साइबॉर्ग, साइबरनेटिक जीव आंशिक रूप से मशीन, आंशिक रूप से जैविक। कॉरपोरेशन रिम इस समाज का एक लाभोन्मुख, क्रूर हिस्सा है जो जासूसी, हत्या, बंधुआ गुलामी और संसाधनों के निर्मम शोषण में लिप्त है। निगमों का एक विशेष लक्ष्य अवैध, विदेशी अवशेष शोषण है। ये अवशेष अक्सर लोगों और मशीनों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। कानून अन्य निगमों द्वारा लागू किए जाते हैं। कॉरपोरेशन रिम के बाहर प्रिजर्वेशन जैसी कॉलोनियां हैं, जिन्होंने विभिन्न कानूनों के तहत अस्तित्व के अपने अधिकार स्थापित कर लिए हैं। कम से कम फिलहाल तो कॉरपोरेशन इनका परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल सिस्टम रेड 2017 मुख्य लेख ऑल सिस्टम्स रेड। एक विदेशी ग्रह पर एक वैज्ञानिक अभियान तब गड़बड़ा जाता है जब उसके एक सदस्य पर एक विशाल देशी प्राणी द्वारा हमला किया जाता है। उसे अभियान के सेक्यूनिट, सुरक्षा इकाई, एक साइबॉर्ग सुरक्षा एजेंट द्वारा बचाया जाता है। सेक्यूनिट ने गुप्त रूप से गवर्नर मॉड्यूल को हैक कर लिया है, जो इसे मनुष्यों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति देता है, और इसने खुद को मर्डरबॉट नाम दिया है, क्योंकि यह भारी हथियारों से लैस है और युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह अपना समय सोप ओपेरा देखने में बिताना पसंद करता है और मनुष्यों के साथ बातचीत करने में असहज महसूस करता है। सेक्यूनिट का अपने मानव ग्राहकों को सुरक्षित और जीवित रखने में निहित स्वार्थ है, क्योंकि यह अपनी स्वायत्तता की खोज से बचना चाहता है और इसके रिकॉर्ड में एक विशेष रूप से भयानक अभियान है। मर्डरबॉट को जल्द ही पता चलता है कि ग्रह के उनके सर्वेक्षण पैकेज से खतरनाक जीवों के बारे में जानकारी हटा दी गई है। आगे की जांच से पता चलता है कि उनके मानचित्रों के कुछ हिस्से भी गायब है। इस बीच डॉ. मेंसा के नेतृत्व में प्रिजर्वेशन सर्वेक्षण दल अपने सेक्यूनिट की आंशिक मशीन, आंशिक मानव प्रकृति के बारे में अपनी मिश्रित भावनाओं को नेविगेट करता है। कॉरपोरेशन रिम के बाहर एक समतावादी, स्वतंत्र ग्रह के सदस्यों के रूप में सर्वेक्षण टीम अनुबंधित दास्ता
और कई मामलों में वास्तविक गुलामी की प्रणाली से संघर्ष करती है, जिसके तहत रिम संचालित होता है। जब वे दूसरे ज्ञात अभियान डेल्टाफॉल समूह से संपर्क खो देते हैं, तो मेंसा एक टीम को ग्रह के विपरीत दिशा में जांच करने के लिए ले जाता है। डेल्टाफॉल निवास स्थान पर मर्डरबॉट को पता चलता है कि वहां सभी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उनके 3 सेक यूनिट में से एक को नष्ट कर दिया गया है। मर्डरबॉट शेष 2 को निष्क्रिय कर देता है क्योंकि वे उस पर हमला करते हैं, लेकिन जब 2 अतिरिक्त सेक यूनिट दिखाई देते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। मर्डरबॉट एक को नष्ट कर देता है और मेंसा दूसरे को ले लेता है। इन मुठभेड़ों के दौरान मर्डरबॉट गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि दुष्ट सेक्यूनिट्स में से एक ने उसकी गर्दन में एक लड़ाकू ओवरराइड मॉड्यूल स्थापित किया है। संरक्षण वैज्ञानिक इसे डेटा अपलोड पूरा करने से पहले हटाने में सक्षम है, जो मर्डरबॉट को उन लोगों के नियंत्रण में डाल देगा जो अन्य सेक्यूनिट्स पर नियंत्रण रखते हैं। टीम को पता चलता है कि मर्डरबॉट स्वायत्त है और एक बार खराबी के कारण 57 लोगों की हत्या कर दी थी। संरक्षण वैज्ञानिक ज्यादातर इस बात से सहमत है कि अब तक के अपने सुरक्षात्मक व्यवहार के आधार पर सेक्यूनिट पर भरोसा किया जा सकता है। छोटी घटनाओं को याद करते हुए जो अब तोड़फोड़ की कोशिश लगती है, मर्डरबॉट और समूह यह निर्धारित करते हैं कि ग्रह पर एक तीसरा अभियान होना चाहिए जिसके सदस्य किसी कारण से डेल्टाफॉल और संरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संरक्षण वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं कि उनके हब सिस्टम को हैक कर लिया गया है। वे अपने निवास स्थान से भाग जाते हैं, इससे पहले कि वे रहस्यमय अभियान को ईविल सर्वे कहते हैं, जो उन्हें मारने के लिए आता है। ईविल सर्वे टीम ग्रेक्रिस प्रिजर्वेशन हैबिटेट में एक संदेश छोड़ती है, जिसमें अपने वैज्ञानिकों को अपने अस्तित्व के लिए शर्तों पर बातचीत करने के लिए एक मिलन स्थल पर मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मर्डरबॉट जानता है कि ग्रेक्रिस उन्हें कभी जीवित नहीं रहने देगा, इसलिए सेक्यूनिट एक योजना तैयार करता है। यह ग्रेक्रिस को अपनी स्वतंत्रता के लिए बातचीत करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह तब विचलित करने वाला होता है जब प्रिजर्वेशन के वैज्ञानिक अपने आपातकालीन बीकन को सक्रिय करने के लिए ग्रेक्रिस हब सिस्टम तक पहुंचते हैं। योजना काम करती है, लेकिन लॉन्च के विस्फोट से मेंसा को बचाते हुए मर्डरबॉट घायल हो जाता है। बाद में सेक्यूनिट अपनी यादों को बरकरार रखते हुए खुद को मरम्मत करता हुआ पाता है और गवर्नर मॉड्यूल को निष्क्रिय कर देता है। मेंसा ने इसका अनुबंध खरीद लिया है और वह इसे संरक्षण के गृह आधार पर वापस लाने की योजना बना रही है, जहां यह कानूनी रूप से स्वायत्त रूप से रह सकता है। हालांकि आभारी मर्डरबॉट अपने लिए निर्णय लेने के लिए अनिच्छुक है और यह एक मालवाहक जहाज पर भाग जाता है। 11 कृत्रिम स्थिति 2018 मर्डरबॉट मानवरहित मालवाहक जहाजों पर चढ़कर खनन सुविधा की ओर जाता है, जहां यह एक बार खराब हो गया था। यह उस शुरुआती घटना के बारे में अधिक जानने की उम्मीद करता है जिसमें यह बदमाश बन गया था, जिसके बारे में इसे बहुत कम याद है। मर्डरबॉट अनिच्छा से अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली घुसपैठिया बॉट से दोस्ती करता है, जो उस शोध परिवहन को चलाता है जिसमें यह रविहाइरल स्टेशन जहां घटना हुई थी के लिए अपनी यात्रा का अंतिम चरण बना रहा है। मर्डरबॉट इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, जिसे उसने अपने व्यंग्यात्मक व्यक्तित्व के कारण आर्ट एशोल रिसर्च ट्रांसपोर्ट नाम दिया है, सेक्यूनिट के शरीर में शारीरिक संशोधन करने की अनुमति देता है, जो इसे एक संवर्धित मानव के रूप में बेहतर ढंग से पारित करने की अनुमति देगा और इसकी गर्दन के पीछे डेटा पोर्ट को डिस्कनेक्ट करेगा, जिसका उपयोग पिछली पुस्तक में एक लड़ाकू ओवरराइड मॉड्यूल डालने के लिए किया गया था। रविहाइरल सुविधा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मर्डरबॉट 3 वैज्ञानिकों के लिए एक सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनुबंध लेता है, जो अपने पूर्व नियोक्ता क्लेसी एक्सकेवेशन के प्रमुख और नामधारी से अपने शोध की वापसी के लिए बातचीत करने के लिए मिल रहे हैं, जिसे वे मानते हैं कि कंपनी द्वारा अवैध रूप से जब्त कर लिया गया था। उनके परिवहन यान में तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन आर्ट की मदद से
मर्डरबॉट इसे सुरक्षित रूप से उतारने में सक्षम होता है। अब यह जानते हुए कि क्लेसी उनकी मांगों का पालन करने के बजाय सक्रिय रूप से वैज्ञानिकों को मारने की कोशिश कर रहा है, मर्डरबॉट उन्हें क्लेसी के साथ उनकी बैठक के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और एक और हत्या के प्रयास को विफल करता है। मर्डरबॉट नरसंहार की जगह पर लौटता है और उसे पता चलता है कि यह मैलवेयर का उपयोग करके एक अन्य खनन ऑपरेशन के तोड़फोड़ के प्रयास का परिणाम था, जिसने सुविधा के सभी सेक यूनिट्स को दुष्ट बना दिया। सुविधा के कंफर्ट यूनिट्स हथियार रहित, शारीरिक रूप से सही साइबॉर्ग के रूप मुख्य रूप से सेक्सबॉट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं, नरसंहार को रोकने का प्रयास करते हुए मारे गए। क्लेसी की कंफर्ट यूनिट आज़ादी की अपनी इच्छा और मर्डरबॉट को क्लेसी को विफल करने में मदद करने की इच्छा व्यक्त करती है। जब सेक यूनिट क्लेसी के एक कर्मचारी से गुप्त रूप से शोध की एक प्रति प्राप्त करने के लिए मिलती है, क्लेसी एक वैज्ञानिक तपन का अपहरण कर लेती है। मर्डरबॉट उसके पीछे जाता है, एक लड़ाकू ओवरराइड मॉड्यूल को स्वीकार करता है जिसका उद्देश्य सेक यूनिट को नियंत्रित करना है, लेकिन वास्तव में इसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि आर्ट ने अपने डेटा पोर्ट में पिछले संशोधन किए हैं। शटल के अंदर जाने के बाद मर्डरबॉट क्लेसी के गार्ड को बेअसर कर देता है और एक घायल तपन को वापस ले आता है और क्लेसी मारा जाता है। तपन को आर्ट के जहाज पर मेडसिस्टम द्वारा ठीक किया जाता है और मर्डरबॉट कंफर्ट यूनिट के गवर्नर मॉड्यूल को हैक करके उसे आज़ादी देता है। मर्डरबॉट अपने आप निकल पड़ता है। दुष्ट प्रोटोकॉल 2018। मर्डरबॉट हाल ही में परित्यक्त ग्रेक्रिस टेराफॉर्मिंग सुविधा में जाता है, जो मिलू ग्रह की कक्षा में है, ताकि कंपनी के पिछले अपराधों के बारे में और सबूत जुटाए जा सकें। अपनी मौजूदगी को छिपाने के लिए मिकी नामक एक पालतू जानवर जैसे दिखने वाले मानव बॉट से दोस्ती करके सेक यूनिट गुप्त रूप से मनुष्यों की एक टीम का पीछा करता है, जिसे एक नई कंपनी द्वारा उस पर कब्जा करने से पहले सुविधा का आकलन करने के लिए भेजा जाता है। जब मनुष्यों पर एक शत्रुतापूर्ण लड़ाकू रोबोट द्वारा हमला किया जाता है और शोधकर्ताओं में से एक को पकड़ लिया जाता है, तो मर्डरबॉट को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गवर्नर मॉड्यूल की कमी को छिपाते हुए और सिक्योरिटी कंसल्टेंट रिन द्वारा भेजे जाने का नाटक करते हुए मर्डरबॉट मनुष्यों को मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है, जिनमें से अधिकांश ने पहले कभी सेक यूनिट के साथ काम नहीं किया है, जबकि अभी भी उन्हें मानने जैसा लगता है। अपवाद टीम के नियुक्त सुरक्षा विवरण विल्केन और गेर्थ है, जो सेक यूनिट के रूप में मर्डरबॉट की क्षमताओं को जानते हैं और इससे सावधान रहते हैं। वे टीम को विभाजित करते हैं। गेर्थ दो शोधकर्ताओं को शटल पर उनके साथियों के पास वापस ले जाता है और विल्केन मर्डरबॉट, मिकी और मिकी के संरक्षक डॉन एबेने को बंधक हिरूने को बचाने के लिए ले जाता है। मानव सुरक्षा पेशेवरों की विफलताओं से अवगत मर्डरबॉट हिरूने को बचाने के लिए अपनी खुद की योजना बनाता है, जो सफल होती है। घायल मर्डरबॉट विल्केन पर आता है, जो अबेने को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विल्केन के लड़ाकू कवच को हैक करने और उस पर नियंत्रण करने में कामयाब हो जाता है। यह मानते हुए कि विल्केन और गेर्थ को ग्रेक्रिस ने गुप्त रूप से सुविधा को नष्ट करने के लिए काम पर रखा था, इससे पहले कि कोई वहां चल रही अवैध खनन गतिविधियों का पता लगा सके, मर्डरबॉट मिकी और शोधकर्ताओं को वापस शटल में ले जाता है। इस बीच विल्केन और गेर्थ ने ट्रैक्टर सरनी को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो वायुमंडल में सुविधा को टूटने से बचा रही है। मर्डरबॉट गेर्थ के लड़ाकू कवच को बेअसर कर देता है, अबेने की टीम सरनी को नष्ट करने से रोकती है और शटल उड़ान भरती है, क्योंकि अधिक शत्रुतापूर्ण लड़ाकू रोबोट आते हैं। एक जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। मर्डरबॉट इसे नष्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह मिकी को नष्ट कर दे, मर्डरबॉट डॉ मेंसा को व्यक्तिगत रूप से सबूत देने का फैसला करता है। निकास रणनीति 2018। मर्डरबॉट को तब संदेह होता है जब वह रोबोट शिप जिसे वह हेवरेटन स्टेशन ले गया है, स्टेशन सुरक्षा के पास एक डॉक पर डाइवर्ट हो जाती है। मर्डरबॉट पीछे के एयरलॉक के माध्यम से क्राफ्ट से चुपके से उतर जाता है
और जल्द ही पुष्टि करता है कि एक सशस्त्र बोर्डिंग टीम एक दुष्ट सेक यूनिट की तलाश में जहाज पर हमला करने के लिए इंतजार कर रही है। यह जानने पर कि डॉ मेंसा पर ग्रेक्रिस द्वारा कॉर्पोरेट जासूसी का आरोप लगाया गया है और अब वह गायब है, मर्डरबॉट यह निर्धारित करता है कि उसे संभवतः कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उसे ट्रानरोलिन हाइफा में कॉर्पोरेट हब में ले जाया गया है। मर्डरबॉट को पता चलता है कि मिलू पर उसके कार्यों ने मेंसा को खतरे में डाल दिया है और इस संभावना को नोट करता है कि ग्रेक्रिस उसे ट्रानरोलिन हाइफा में लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। मर्डरबॉट मेंसा की मूल अभियान टीम के 3 सदस्यों रत्ती, पिनली और गुर्थिन से संपर्क करता है, जो ग्रेक्रिस द्वारा मेंसा के लिए मांगी गई फिरौती का भुगतान करने के लिए धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक योजना बनाते हैं जिसके तहत वे दिखावा करते हैं कि उनके पास पैसा है और वे उसका आदान प्रदान करेंगे ताकि मेंसा को अभेद्य सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकाला जा सके। चाल काम करती है और मेंसा की टीम शटल में भाग जाती है, जबकि मर्डरबॉट मेंसा को वापस लाने के लिए आगे बढ़ता है। मर्डरबॉट मेंसा के अपहरणकर्ताओं को आसानी से भगा देता है, लेकिन शटल तक पहुंचने से पहले ही स्टेशन वाइड अलार्म बज जाता है। 3 शत्रुतापूर्ण सेक यूनिट्स पहुंचते हैं। मर्डरबॉट मेंसा को भागने के लिए मना लेता है, उसके लिए खुद को बलिदान करने का इरादा रखता है और अराजकता पैदा करने के लिए आसपास के सभी ड्रोन और हॉलर बॉट पर नियंत्रण कर लेता है। मेंसा की टीम के 2 सदस्य, जो शटल से उतर चुके हैं, घायल मर्डरबॉट के भागने के लिए मैन्युअल रूप से एक गेट खोलने में कामयाब होते हैं। शटल को गनशिप द्वारा उठाए जाने के बाद एक पैलिसेड सुरक्षा जहाज गनशिप पर एक कंप्यूटर वायरस के साथ हमला करता है, जिसका उद्देश्य इसके सिस्टम पर नियंत्रण करना, किसी भी संवर्धित मानव चालक दल को बेअसर करना और सभी एयरलॉक खोलना है। पैलिसेड एक बोर्डिंग शटल भी भेजता है। मर्डरबॉट और बॉट पायलट मेलवेयर के सबसे बुरे प्रभावों को रोकते हैं और मर्डरबॉट जिस शटल पर सवार हुआ था उसमें वायरस को अलग करने में कामयाब होते हैं, जिसे वे गनशिप से अलग कर देते हैं। गनशिप पर नियंत्रण बहाल होने के बाद कप्तान ने सभी अन्य जहाजों पर गोलीबारी की और उन्हें नष्ट कर दिया। मर्डरबॉट युद्ध में खुद को बहुत आगे बढ़ा चुका था, जिससे सिस्टम में गंभीर विफलता हुई और वह गिर गया। मेंसा और टीम के साथ मेडबे में जागने के बाद जब वे अपने होम बेस प्रिजर्वेशन पर पहुंचते हैं, तो मर्डरबॉट एक लंबी स्वमरम्मत प्रक्रिया शुरू करता है। मेंसा और उनकी टीम मर्डरबॉट को तब तक आश्रय देने की पेशकश करती है जब तक कि वह 100% कार्यक्षमता पर वापस नहीं आ जाता और यह तय नहीं कर लेता कि उसे आगे क्या करना है, भले ही वह केवल मीडिया देखना ही क्यों न हो। टीम मर्डरबॉट को अपने आगामी अभियान पर अपने सुरक्षा दल के रूप में आमंत्रित करती है और मेंसा बाद में उल्लेख करता है कि गुडनाइट लैंडर, मर्डरबॉट के मिलू ग्राहकों का ठेकेदार, भी सुरक्षा सलाहकार रिन को काम पर रखना चाहता है। मर्डरबॉट यह जानकर संतुष्ट है कि उसके पास विकल्प है। नेटवर्क प्रभाव 2020 मुख्य लेख नेटवर्क प्रभाव उपन्यास रॉ मेंसा ने मर्डरबॉट को एक शोध अभियान पर भेजा है जिसमें उनकी बेटी अमीना, उनके बहनोई थियागो और डॉ अराडा, ओवरसे और रत्ती शामिल है। उनके जहाज पर एक शत्रुतापूर्ण परिवहन पोत द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें मर्डरबॉट और अमीना को घसीटा जाता है, जबकि अन्य एक एस्केप पॉड में भाग जाते हैं। जैसे ही परिवहन पास के वर्महोल में जाता है, मर्डरबॉट जहाज के नियंत्रण में ग्रेस्किन वाले मानवों का शिकार करता है। अमीना और मानव बंदी रास और एलेट्रा को एक सुरक्षित क्षेत्र में अलग करता है और यह महसूस करना शुरू कर देता है कि परिवहन वही है जो कभी उसके रोबोट पायलट मित्र एआरटी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अरारा और अन्य, जो जहाज का पीछा करते हुए वर्महोल में पहुंच गए हैं, मर्डरबॉट द्वारा शत्रुओं को समाप्त करने के बाद जहाज पर चढ़ने में सक्षम है और एक कोर वाक्यांश के साथ हटाए गए 8 को फिर से लोड करने में सफल होते हैं। जैसा कि मर्डरबॉट ने अनुमान लगाया था, ग्रे रेडर्स द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद
आर्ट ने उन्हें हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए सेक्यूनिट के पीछे भेजा, लेकिन वास्तव में इसलिए क्योंकि आर्ट ने निर्धारित किया था कि मर्डरबॉट उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। मर्डरबॉट क्रोधित है कि आर्ट इस तरह से सेक्यूनिट के मनुष्यों को खतरे में डालेगा, और जब आर्ट इस बात पर जोर देता है कि मर्डरबॉट और उसके मानव चालक दल परिवहन जहाज के लापता चालक दल को खोजने और उसे वापस लाने में मदद करे, तो वह और भी नाराज हो जाता है। मर्डरबॉट और उसकी टीम ग्रहीय कॉलोनी में उतरती है, जो स्थिति के केंद्र में लगती है, और पाती है कि कॉलोनीवासी एलियन अवशेष संदूषण के संपर्क में आ गए हैं। उनमें अलग अलग डिग्री पर ग्रे स्किन की स्थिति विकसित हो गई है, और वे कम से कम संदूषित बनाम सबसे अधिक संदूषित का प्रतिनिधित्व करने वाले युद्धरत गुटों में अलग हो गए हैं, जो एक एलियन हाइव माइंड द्वारा नियंत्रित प्रतीत होते हैं। लापता चालक दल ने अपने भागने का प्रयास किया है, और जब अरारा और उसके लोग उनकी मदद करते हैं, तो मर्डरबॉट को पकड़ लिया जाता है। आर्ट कॉलोनी पर मिसाइलों को फायर करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी रिहाई की मांग होती है। मर्डरबॉट को एक अन्य सेक्यूनिट की मदद से बचाया जाता है, जिसके गवर्नर मॉड्यूल को उसने निष्क्रिय कर दिया है, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा पर खुद का एक सॉफ्टवेयर संस्करण भी छोड़ दिया है। समूह संरक्षण में लौटता है, और मर्डरबॉट अपने अगले मिशन पर आर्ट और उसके चालक दल के साथ जाने का फैसला करता है। लघु कथाएं। अनिवार्य। मर्डरबॉट की एक छोटी कहानी, कंपल्सरी, जो ऑल सिस्टम्स रेड से पहले की है, 2018 में वायर्ड में प्रकाशित हुई थी। यह मर्डरबॉट के गवर्नर मॉड्यूल को हैक करने के बाद उसके जीवन का वर्णन करती है। 28 जुलाई 2023 को सबटेरियन प्रेस द्वारा प्रकाशित एक लंबा संस्करण भी एक स्टैंडअलोन कहानी के रूप में उपलब्ध है। कहानी में सेक्यूनिट को संरक्षण टीम से मिलने से पहले एक मुठभेड़ में कठोर मनुष्यों से निपटना पड़ता है। गृह, आवास, सीमा, आला, क्षेत्र। एक दूसरी लघु कहानी, होम, हैबिटेट, रेंज, आला, टेरिटरी, जो एग्जिट स्ट्रेटेजी और फ्यूजिटिव टेलीमेट्री के बीच होती है, 2021 में tor.com पर प्रकाशित हुई थी। 14 कहानी में डॉ मेंसा ने ग्रेक्रिस द्वारा अपहरण के कारण अपने ऊपर आए आघात और सेक्यूनिट पर पड़े प्रभाव की जांच की है। संबंधित कार्य। अप्रचलन। अप्रचलन बृहस्पति के पास कक्षा में एक शिक्षा अंतरिक्ष स्टेशन पर पृथ्वी के सौर मंडल के शुरुआती उपनिवेशीकरण के दौरान होता है। 2019 में रॉबर्ट वुड जॉनसन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित स्वास्थ्य पर लघु कथाओं के संग्रह टेक अस टू ए बेटर प्लेस स्टोरीज में प्रकाशित। 15 कहानी में ग्रेगी नामक एक संवर्धित मानव बृहस्पति के पास एक शिक्षा अंतरिक्ष स्टेशन पर मृत पाया जाता है। स्टेशन प्रबंधक जिक्सी जांच करता है और पाता है कि ग्रेगी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, और हत्यारे ने उसके शरीर से कई संवर्धित अंग चुरा लिए हैं। यह कहानी सेक्यूनिट्स और कॉरपोरेट रिम सोसाइटी की उत्पत्ति के बारे में सुराग प्रदान करती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे द मर्डरबॉट डायरीज श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। 16 अप्रचलन को सेक्यूनिट द्वारा एग्जिट स्ट्रेटेजी में एक वृत्तचित्र के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे उसने देखा था, लेकिन वास्तविक इतिहास माने जाने के लिए बहुत अवास्तविक होने के कारण खारिज कर दिया। स्वागत। पब्लिशर्स वीकली ने लिखा कि वेल्स एक उत्साहजनक लेकिन मूल रूप से परिचित एक्शन प्लॉट को उस माध्यम में बदलकर गहराई देता है जिसके द्वारा सेक्यूनिट अपनी स्वयं की कठोरता से नकार दी गई मानवता से जुड़ता है। 17 इसी तरह द वर्ज ने ऑल सिस्टम्स रेड को एक काफी बुनियादी कहानी माना, लेकिन फिर भी मजेदार, और वेल्स की विश्व निर्माण की प्रशंसा की। 18 जेम्स निकोल ने देखा कि कथानक अवसरवादी कॉर्पोरेट द्वेष पर निर्भर करता है, और कहा कि केवल मर्डरबॉट के व्यक्तित्व ने सेटिंग को अथक रूप से गंभीर होने से रोका। 19 ऑल सिस्टम्स रेड ने सर्वश्रेष्ठ नोवेला के लिए 2018 नेबुला पुरस्कार, 20 सर्वश्रेष्ठ नोवेला के लिए 2018 ह्यूगो पुरस्कार, 21
और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एलेक्स पुरस्कार जीता। 22 और इसे 2017 फिलिप के डिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 23 निम्नलिखित 3 लघु उपन्यासों में 2019 ह्यूगो पुरस्कार के अंतिम मतदान के लिए पर्याप्त वोट थे, लेकिन वेल्स ने आर्टिफिशियल कंडीशन को छोड़कर सभी नामांकन अस्वीकार कर दिए, जो जीता। 24 नेटवर्क इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए 2021 नेबुला पुरस्कार, 25 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए 2021 ह्यूगो पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा उपन्यास के लिए 2021 लोकस पुरस्कार जीता। 26 27 वेल्स ने 2022 में ह्यूगो और नेबुला पुरस्कार दोनों के लिए फ्यूजिटिव टेलीमेट्री के नामांकन को ठुकरा दिया। 28 अनुकूलन मुख्य लेख मर्डरबॉट टीवी श्रृंखला। 2021 में वेल्स ने कहा कि एक संभावित टीवी श्रृंखला अनुकूलन विकास में था। 29 और उसने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और इसके बारे में वास्तव में उत्साहित थी। 14 दिसंबर 2023 को एप्पल टीवी प्लस ने घोषणा की कि उसने मर्डरबॉट श्रृंखला के टेलीविजन रूपांतरण का आदेश दिया है। अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड क्रिस वीट्स और पॉल वीच के निर्देशन में श्रृंखला में अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता बनने के लिए तैयार है। 31-32 फरवरी 2024 में डेविड डेस्टमल्चियन को श्रृंखला में अभिनय करने के लिए चुना गया। इसके बाद मार्च में नोमा डुमजवेनी को लिया गया। 33-34 मार्च 2024 में सबरीना वू, टाटियावना जोन्स, अक्षय खन्ना और तमारा पोडेम्स्की सभी को श्रृंखला में लिया गया। भगोरा टेलीमेट्री 2021 नोट: हालांकि यह पुस्तक श्रृंखला में छठी प्रकाशित पुस्तक थी, यह पुस्तक 5 नेटवर्क इफेक्ट की प्रीक्वल है। 4 स्टेशन की सुरक्षा टीम को बहुत निराशा होती है जब डॉ मेंसा मर्डरबॉट को प्रिजर्वेशन स्टेशन पर एक अज्ञात यात्री की हत्या की जांच करने के लिए कहते हैं। मर्डरबॉट और वरिष्ठ स्टेशन सुरक्षा अधिकारी इंदाह के बीच एक असहज समझौता होता है और यह गुप्त रहने और बोर्ड पर रहते हुए निजी स्टेशन सिस्टम को हैक न करने पर सहमत हो जाता है। सुरक्षा प्रणालियों तक पहुंच के बिना मर्डरबॉट अच्छे पुराने जमाने के जासूसी काम में लग जाता है। यात्रियों के छात्रावास में एक बॉट को पीड़ितों के कमरों का पता लगाने में मदद करने के लिए बुलाता है, फिर डेटा का उपयोग करके ट्रांजिट हब से जुड़े संकटग्रस्त परिवहन का पता लगाता है। परिवहन में घुसने, रत्ती और गुर्थिन द्वारा सहायता और प्रोत्साहन के साथ और अपराध के दृश्य की खोज करने के बाद मर्डरबॉट को विशेष अन्वेषक आइलेन के साथ जांच जारी रखने के लिए कहा जाता है। आइलेन और पोर्ट अथॉरिटी के एक अधिकारी ने अपराध के बाद के लॉकडाउन में फंसे एक संदिग्ध परिवहन का पता लगाया और शत्रुओं द्वारा अंदर फंस गए। सौभाग्य से बालिन नामक एक पोर्ट अथॉरिटी बॉट ने दरवाजा खोल दिया और मर्डरबॉट ने उन्हें बचा लिया। शरणार्थियों के सबसे हालिया जत्थे को मारे गए यात्री से मिलकर अपनी भागने की यात्रा जारी रखनी थी और संभवतः वे अभी भी स्टेशन पर ही है। जांच में अपनी मदद के आधार पर सीनियर इंदाह मर्डरबॉट को स्टेशन सुरक्षा प्रणाली तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह निर्धारित करता है कि शरणार्थी एक भंडारण मॉड्यूल में प्रवेश कर गए थे जिसमें केवल 24 घंटे के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन थी। यह सुरक्षा प्रणाली में एक रिसाव खोजने की भी कोशिश करता है, क्योंकि निगरानी फुटेज को स्पष्ट रूप से किसी आंतरिक व्यक्ति द्वारा बदल दिया गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कि यह आगे की जांच कर सके, मॉड्यूल को लॉकडाउन में फंसे दूसरे जहाज से जुड़ा हुआ पाया जाता है। मर्डरबॉट शरणार्थियों को वापस लाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के सबसे पुराने हिस्से से एक इन्फ्लेटेबल अंतरिक्ष बचाव डिंगी लेता है। वे सावधान हैं, लेकिन बच्चों और माता-पिता के एक छोटे समूह को वापस स्टेशन पर भेजते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें इकट्ठा करने वाले बाउंटी शिकारी मॉड्यूल को अंतरिक्ष में फेंकने और शेष शरणार्थियों को मारने जा रहे हैं। इसलिए मर्डरबॉट उनके जहाज में घुस जाता है, बाउंटी शिकारियों को निष्क्रिय कर देता है और स्टेशन सुरक्षा को शेष शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने की अनुमति देता है। यह चिंतित है
कि बाउंटी शिकारियों के पास एक और सेक्यूनिट है, जो कॉन्फ़िगर किए गए सेक्यूनिट कवच में एक मानव निकलता है। एक बार जब यह प्रिजर्वेशन में वापस आता है और पोर्ट अथॉरिटी क्रेन द्वारा लगभग कुचल दिया जाता है, तो मर्डरबॉट को पता चलता है कि सुरक्षा प्रणाली को कौन आसानी से हैक कर रहा है। मर्डरबॉट पोर्ट अथॉरिटी के दफ्तरों में वापस आता है, लोगों को निकालता है और हत्यारे का पीछा करता है। पोर्ट अथॉरिटी बॉट बालिन, जिसके बाहरी हिस्से में ब्रेहर वॉल्हेन के मालिकों द्वारा नियंत्रित एक कॉम्बैट बॉट छिपा हुआ है। यह कॉम्बैट बॉट मर्डरबॉट से तब तक लड़ता है जब तक वे स्टेशन के सेंट्रल ट्रांजिट रिंग में नहीं गिर जाते, जहां मर्डरबॉट को बैकअप के रूप में प्रिजर्वेशन स्टेशन से गैरसंघर्ष बॉट की एक छोटी सेना मिलती है, जिसमें हॉस्टल से बॉट और शरणार्थियों की खोज में मदद करने वाला पोर्ट अथॉरिटी बॉट शामिल है। यह जानते हुए कि यह एक सेक्यूनिट और गैरघात कलेकिनेकीकृत बॉट की भीड़ को नहीं हरा सकता, कॉम्बैट बॉट जो बालिन था, शक्तिहीन हो जाता है। रेहे से सुलझने के बाद सीनियर इंदाह मर्डरबॉट को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है और उसे भविष्य में परामर्श कार्य की पेशकश करता है। वह इस बात से सहमत है तथा पाता है कि उसे इस कार्य से डर नहीं लगता, लेकिन केवल तभी जब यह कार्य वास्तव में अजीब हो। सिस्टम पतन, आर्लिंग आर्सन। नेटवर्क इफेक्ट की घटनाओं के बाद एक बेरिशेस्ट्रांजा खोजकर्ता अपने स्वयं के सेक्यूनिट्स के साथ आता है और मर्डरबॉट, एआरटी के चालक दल और प्रिजर्वेशन के मनुष्यों के साथ झड़पों में शामिल होता है। वे स्वतंत्र रूप से उपनिवेशवादियों के एक अलगाववादी समूह की खोज करते हैं। यह उन्हें क्रमशः कॉरपोरेट हितों और उपनिवेशवादियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। मर्डरबॉट नई खोजी गई कॉलोनी की विरासत कंप्यूटर प्रणाली के साथ एक कनेक्शन स्थापित करता है। मर्डरबॉट चालक दल उपनिवेशवादियों के साथ कूटनीतिक लाभ के लिए युद्धाभ्यास करता है और वे जनमत को प्रभावित करने के लिए एक मीडिया कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि बेरिशेस्ट्रांजा समूह का नेतृत्व सुपरवाइजर लियोनाइड द्वारा किया जाता है, जिनसे हमने आखिरी बार नेटवर्क इफेक्ट में मुलाकात की थी। सामरिक संघर्ष सामने आते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि लियोनाइड को बेरिशेस्ट्रांजा समूह के भीतर आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ता है, जिससे हत्या का प्रयास होता है। उस बिंदु से वह मर्डरबॉट चालक दल की सहायता करती है। पूरी कहानी में मर्डरबॉट रेडेक्टेड के रूप में चिह्नित एक विचलित करने वाली घटना से जूझता है, जो उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, विशेष रूप से उसके आंतरिक कथन में। हमें पता चलता है कि नेटवर्क इफेक्ट की घटनाओं के बाद से मर्डरबॉट ने पैनिक अटैक और मतिभ्रम के निर्माण समक्षों का अनुभव किया और आघात से उबरने के उपचार की आवश्यकता को पहचाना। मर्डरबॉट क्रू द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के सामने आने पर बेरिशेस्ट्रांजा ग्रह पर अपने दावों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। संरक्षण एलियन कलाकृतियों से संबंधित अध्ययन अधिकारों के लिए बातचीत करता है और उपनिवेशवादी गुटों के बीच चल रही चर्चाएं शुरू हो जाती है। मर्डरबॉट एआरटी के साथ यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। अलेक्जेंडर जोहान हजलमर स्कारसगार्ड एक स्वीडिश अभिनेता है। अभिनेता स्टेलन स्कारसगार्ड के बेटे, उन्होंने 7 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया लेकिन 13 साल की उम्र में छोड़ दिया। स्वीडिश नौसेना, स्कारसगार्ड अभिनय में लौट आए और उन्हें यूएस कॉमेडी फिल्म जूलेंडर 2001 में अपनी पहली भूमिका मिली। उन्होंने मिनीसीरीज जेनरेशन किल 2008 में ब्रैड कोलबर्ट की और टेलीविजन सीरीज ट्रू ब्लड 2008 से 2014, एरिक नॉर्थमैन की मेलांचोलिया 2011, बैटलशिप 2012 और द लीजेंड ऑफ टार्जन 2016 जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद स्कारसगार्ड ने ड्रामा सीरीज बिग लिटिल लाइज 2017 से 2019 में एक अपमानजनक पति की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिलाया। वह लॉन्ग शॉट 2019, गॉडजिला बनाम कांग 2021, पासिंग 2021, द नॉर्थमैन 2022 में दिखाई दिए,
जिसका उन्होंने निर्माण भी किया, और इन्फिनिटी पूल 2023। उन्होंने मिनी सीरीज द स्टैंड 2020 से 2021 में रांडेल फ्लैग और ड्रामा सीरीज सक्सेशन 2021 से 2023 में टेक मोगुल लुकास मैथसन की भूमिका भी निभाई। प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। स्कार्सगार्ड का जन्म 25 अगस्त 1976 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। 4. वह अभिनेता स्टेलन स्कार्सगार्ड और चिकित्सक माई स्कार्सगार्ड के सबसे बड़े बेटे हैं। 5. उनके माता-पिता तलाकशुदा है। 6. उनके 5 छोटे भाई बहन हैं, गुस्ताफ, सैम, बिल, ईजा और वाल्टर, और उनके पिता की दूसरी पत्नी मेगन एवरेट से 2 सौतेले भाई हैं। 7. 8. गुस्ताफ, बिल और वाल्टर भी अभिनेता है। 7. उनके पिता के एक निर्देशक मित्र ने स्कार्सगार्ड को उनकी पहली फिल्म भूमिका दी जब वह 7 साल के थे। उन्होंने अके एंड हिज वर्ल्ड, अके ओच हांस वर्ल्ड में कल्ले नब की भूमिका निभाई। 9. 1989 में स्वीडिश टेलीविजन प्रोडक्शन हंडेन सोमलॉग द डॉग दैट स्माइल्ड में उनकी मुख्य भूमिका ने उनकी प्रशंसा अर्जित की और 13 साल की उम्र में उन्हें स्वीडन में प्रमुखता दिलाई। 10. प्रसिद्धि से असहज होकर उन्होंने उसी उम्र में अभिनय छोड़ दिया। 11. 19 साल की उम्र में स्कार्सगार्ड ने अपनी राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आवेदन किया। उन्होंने स्वीडिश नौसेना की साकजकट, सुरक्षा और शिकार इकाई में 18 महीने तक सेवा की, जो स्टॉकहोम द्वीपसमूह में तोड़फोड़ और आतंकवाद विरोधी कार्यों से निपटती थी। 12. 1996 में अपनी सेवा पूरी करने के बाद उन्होंने स्वीडन छोड़ दिया और 6 महीने के लिए इंग्लैंड में लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन स्वीकार किया कि उन्होंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया और इसके बजाय बहुत मजा आया। 7. 13. वहां रहते हुए उन्होंने एक वास्तुकला कैरियर को आगे बढ़ाने पर विचार किया, लेकिन इसके बजाय अभिनय को चुना। 6. 1997 में उन्होंने मैरीमाउंट मैनहट्टन कॉलेज में एक थिएटर कोर्स में दाखिला लिया और न्यूयॉर्क शहर चले गए। वह 6 महीने बाद स्टॉकहोम लौट आए। आजीविका 2001 से 2009 कैरियर की शुरुआत और टेलीविजन में सफलता। सुनहरे बालों वाला और काली शर्ट और ब्लेजर पहने एक आदमी अपनी दाईं ओर मुस्कुरा रहा है। स्कार्सगार्ड 2009 पेलेफेस्ट में स्वीडन लौटने पर स्कार्सगार्ड ने फिल्म, टेलीविजन और नाट्य प्रस्तुतियों में भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं। 7. संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टियां मनाते समय उन्होंने 2001 की फिल्म जूलेंडर में एक नासमझ मॉडल की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और उसे प्राप्त किया। 15. यह एक अमेरिकी फिल्म में उनकी पहली भूमिका थी। 6. 2003 में हंडट्रिकेटेड मूवी द डॉग ट्रिक में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गुल्डबागे पुरस्कार में नामांकन दिलाया। उन्हें स्वीडन में 5 बार सबसे सेक्सी पुरुष का नाम दिया गया। 9. वह 2004 में लॉस एंजिल्स चले गए, लेकिन स्वीडन में काम करना जारी रखा। 16. उन्हें ब्रेक तब मिला जब उन्हें एचबीओ की मिनी सीरीज जेनरेशन किल में यूएस मरीन ब्रैड कोलबर्ट की भूमिका मिली। पत्रकार इवान राइट की इसी नाम की किताब का रूपांतरण जेनरेशन किल इराक युद्ध के शुरुआती भाग के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स की पहली टोही बटालियन का अनुसरण करता है। निर्देशक सुजाना व्हाइट उन्हें लेना चाहती थीं, लेकिन कार्यकारी निर्माता डेविड साइमन आश्वस्त नहीं थे कि वह एक विश्वसनीय अमेरिकी उच्चारण कर सकते हैं। 3 शहरों में 4 ऑडिशन के बाद स्कार्सगार्ड को पता चला कि यह भूमिका उनकी है। नामीबिया के लिए विमान में सवार होने से सिर्फ 36 घंटे पहले, जहां परियोजना का फिल्मांकन हो रहा था। कलाकारों और चालक दल ने वहां रेगिस्तान में 7 महीने बिताए, सप्ताह में 6 दिन शूटिंग की। जनरेशन किल की शूटिंग के लिए जाने से ठीक पहले स्कार्सगार्ड ने ट्रू ब्लर के विकास के बारे में सुना, जो कि चार्लेन हैरिस के दक्षिणी वैम्पायर मिस्ट्री उपन्यासों पर आधारित एक एचबीओ श्रृंखला है। 18. जो लुइसियाना के एक शहर में मनुष्यों और पिशाचों के सहअस्तित्व का वृत्तांत बताती है।
19 हालांकि शुरू में एक पिशाच की भूमिका निभाने के बारे में अनिच्छुक थे, उन्होंने बिल कॉम्पटन की भूमिका के लिए एक ऑडिशन टेप भेजा। जब उन्हें पता चला कि इस परियोजना के पीछे पटकथा लेखक एलन बॉल थे। 18 स्कारसगार्ड बॉल की श्रृंखला 6 फीट अंडर और फिल्म अमेरिकन ब्यूटी के प्रशंसक रहे हैं। भूमिका स्टीफन मोयर के पास गई, लेकिन स्कारसगार्ड को 1000 साल पुराने नॉर्डिक पिशाच एरिक नॉर्थमैन की भूमिका में लिया गया। 18 नॉर्थमैन पहली बार पहले सीजन के चौथे एपिसोड में दिखाई दिए। 20 और इस भूमिका ने स्कारसगार्ड को प्रमुखता में ला दिया। 21 अपने चित्रण को सूचित करने के लिए उन्होंने अभिनेता मैक्स श्रेक और बेला लुगोसी और फिल्म नोस्फेरातु के काम का अध्ययन किया। 22 उन्होंने कहा कि नॉर्थमैन का किरदार निभाना उनके लिए ऐसे किरदारों के लिए पसंद को दर्शाता है जो केवल शैतानी या धार्मिक नहीं थे। 11 ट्रू ब्लड 2008 से 2014 तक HBO पर चला। 23 जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 19 2009 में स्कारसगार्ड पॉप गायिका लेडी गागा के पापराजी म्यूजिक वीडियो में नजर आए। 18 वे तारिक सालेह द्वारा निर्देशित 2009 की एनिमेटेड फिल्म मेट्रोपिया में स्टीफन की आवाज थे। 13 2010 में स्कारसगार्ड ने ब्रिटिश मॉक्यूमेंट्री बियॉन्ड द पोल में उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने वाले एक समलैंगिक नॉर्वेजियन टेरजे का किरदार निभाया। 24 सूट बनाने वाली कंपनी हिक्की फ्रीमैन ने स्कारसगार्ड को एक नए लुक के लिए चुना, जो 2010 में पहली बार सामने आया। एनी लीबोविच ने विज्ञापन अभियान की तस्वीरें खींचीं, जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल मैगजीन, GQ और डिटेल्स में छपीं। 25-26 स्कारसगार्ड अपने ट्रू ब्लड के सहकलाकारों अन्ना पैक्विन और स्टीफन मोयर के साथ रोलिंग स्टोन के सितंबर 2010 के अंक के कवर पर दिखाई दिए। 2011 में स्कारसगार्ड ने लार्स वॉन ट्रायर द्वारा निर्देशित फिल्म मेलांचोलिया में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म में कर्स्टन डंस्ट के साथ एक नवविवाहित की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2011 के कान फिल्म समारोह में हुआ और इसमें उनके पिता भी सहकलाकार थे। 28-29 उसी वर्ष वह स्ट्रा डॉग्स में दिखाई दिए, जो 1971 की इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी, जिसमें चार्ली वेनर थे। रीमेक के निर्देशक रॉड लूरी ने छोटे शहर की सेटिंग को कॉर्नवाल से मिसिसिपी में स्थानांतरित कर दिया और वेनर को एक पूर्व फुटबॉल स्टार के रूप में वर्णित किया जो बीच के लिए चला गया। फिल्म में जेम्स मार्सरेन और केट बोसवर्थ ने सहअभिनय किया। 2012 में स्कारसगार्ड पीटरबर्ग की बैटलशिप में टेलर किटसच और रिहाना के साथ दिखाई दिए, जो हैस्ब्रो गेम का एक रूपांतरण था। 30 आलोचकों द्वारा नकारात्मक समीक्षा की गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया। 21-31 वह जूलियन मूर और स्टीव कूगन के साथ स्कॉट मैकगी और डेविड सीगल की फिल्म व्हाट मैसी न्यू में भी दिखाई दिए, जो इसी नाम के हेनरी जेम्स के उपन्यास का रूपांतरण था। 32 वह हेनरी एलेक्स रूबिन की थ्रिलर डिस्कनेक्ट में पॉला पैटन के साथ भूमिका निभाते हुए कलाकारों की टुकड़ी का भी हिस्सा थे। 33 स्कारसगार्ड ने जाल बैटमंगलिज की 2013 की फिल्म द ईस्ट में ब्रिट मार्लिंग और इलियट पेज के साथ अभिनय किया। 34-21 इसे अगस्त 2015 में रिलीज किया गया था। चरित्र की शिकारी गुणवत्ता में बारीकियों को खोजने के बारे में जानबूझकर होने के अलावा, स्कारसगार्ड ने अपने व्यवहार को उचित ठहराए या निंदा किए बिना भूमिका निभाने के बारे में अपनी उत्तेजना को स्वीकार किया। 29 उन्होंने 2016 की फिल्म द लीजेंड ऑफ टार्जन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने शीर्षक चरित्र को चित्रित किया, जिसमें जेन के रूप में मार्गोट रोबी थीं। इस भूमिका की तैयारी के लिए स्कारसगार्ड ने 7 महीने तक वर्कआउट किया। 35 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं अर्जित की। 36 इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 37 जिसमें स्कारसगार्ड के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई। 38 उन्होंने अगली बार ब्लैक कॉमेडी फिल्म वॉर ऑन एवरीवन में एक विचलित पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई, जो उसी वर्ष रिलीज हुई थी। 36 एक फिल्म के प्रीमियर पर सुनहरे बाल और काले सूट पहने एक आदमी।
2018 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्कारसगार्ड। 2017 से 2019 तक स्कारसगार्ड ने ड्रामा सीरीज बिग लिटिल लाइज में पेरी राइट के रूप में अभिनय किया, जो निकोल किडमैन के किरदार सेलेस्टे का अपमानजनक पति था। 39-40 उन्होंने अपनी पत्नी की जरूरत के बारे में अपनी असुरक्षाओं से जुड़े आंतरिक संघर्षों के कारण अपने चरित्र को हिंसक बताया। 38 श्रृंखला ने सार्वभौमिक प्रशंसा अर्जित की। 41 पहले सीजन के समापन की समीक्षा करते हुए द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैनियल फेनबर्ग ने स्कारसगार्ड के प्रदर्शन को पूरी तरह से डरावना पाया। 42 स्कारसगार्ड ने इस भूमिका के लिए 2017 में एक सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 43 उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म म्यूट में एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में एक मूक बारटेंडर की भूमिका निभाई, जो फरवरी 2018 में रिलीज हुई थी। 6 उस वर्ष के अंत में उन्होंने द लिटिल ड्रमर गर्ल में एक गुप्त व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो एक लघु श्रृंखला है जो 1979 में यूरोप में राजनीतिक हिंसा का वर्णन करती है। 44 इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 45 2019 में उन्होंने द आफ्टरमाथ में एक संवेदनशील जर्मन वास्तुकार की भूमिका निभाई, जो 1946 के युद्ध के बाद के हैम्बर्ग में सेट की गई फिल्म थी। 46 वे रोमांटिक कॉमेडी लॉन्ग शॉट में कनाडा के प्रधान मंत्री के रूप में दिखाई दिए। आलोचकों को फिल्म बहुत पसंद आई। द गार्जियन की क्रिस्टी पुचको ने छोटी भूमिका में स्कारसगार्ड की सराहना की और कहा कि कैसे वह इससे खाना बनाते हैं। 47-48 मई 2019 में रिलीज हुई, इसका व्यावसायिक प्रदर्शन असफल रहा। 49 स्कारसगार्ड ने स्टीफन किंग के 1978 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित CBS ऑल एक्सेस मिनिसीरीज द स्टैंड में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक आकर्षक दानव रांडेल फ्लैग की भूमिका निभाई। 50 यह दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक चला। 51-52 उन्होंने अगली बार 2021 की मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला बनाम कांग में अभिनय किया, जिसने सकारात्मक समीक्षा और व्यावसायिक सफलता अर्जित की। 53-54 स्कारसगार्ड ने कॉमेडी ड्रामा सीरीज सक्सेशन के तीसरे सीजन के दौरान टेक मोगुल लुकास मैथसन के रूप में दोबारा काम किया। 55 जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 1956 अप्रैल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म को अनुकूल समीक्षा मिली। 57-58 वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने स्कारसगार्ड को फिल्म के भव्य खतरे के लिए एक बढ़िया बर्तन माना। 59 2023 में स्कारसगार्ड ने थ्रिलर इन्फिनिटी पूल में अभिनय किया। 60 और सक्सेशन के चौथे और अंतिम सीजन के लिए लुकास मैथसन के रूप में लौटे। 61-62 मैथसन के रूप में उनकी भूमिका के लिए स्कारसगार्ड को 2023 में एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 63 व्यक्तिगत जीवन। एक फुटबॉल प्रशंसक, स्कारसगार्ड अपने जन्म शहर स्टॉकहोम में स्थित एक क्लब हैमरबी फुटबॉल का समर्थन करता है। 64 अक्टूबर 2010 में उन्होंने क्लब की धन उगाहने वाली नीलामी बाजेन एड को कई ऑटोग्राफ वाली वस्तुएं दान कीं। 65 जुलाई 2011 में उन्हें लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि मिली, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। 66 स्कारसगार्ड ने 2018 में कहा कि वह एक नारीवादी है। 67 स्कारसगार्ड घायल सैनिकों के लिए वॉकिंग विद द वाउंडेड फंडरेजिंग इवेंट के लिए अमेरिकी टीम के राजदूत थे। 68 उन्होंने टीम यूके, प्रिंस हैरी, राजदूत और टीम कनाडा ऑस्ट्रेलिया, अभिनेता डोमिनिक वेस्ट, राजदूत के खिलाफ दक्षिणी ध्रुव तक ट्रेक किया। ट्रेक में कुछ दिनों के बाद यह निर्णय लिया गया कि खतरनाक इलाके और मौसम की स्थिति के कारण प्रतियोगिता का हिस्सा रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए टीमों ने बलों को मिलाया और एक साथ जारी रखा, और तीनों 13 दिसंबर 2013 को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए।
70, 71। स्कारसगार्ड स्वीडिश अभिनेत्री तुवा नोवोतनी के साथ रिश्ते में है और 2022 में इस जोड़े का पहला बच्चा हुआ। दोस्तों ये 16 मई 2025 से रिलीज़ होते हुए देखने को मिलने वाला है और हर एक तरह से शुक्रवार मैं आपको बता दूं ये हमें देखने को मिलने वाला है एप्पल टीवी पर। एपिसोड देखने को मिलेंगे तकरीबन 11 जुलाई 2025 तक। तो हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। 16 मई को इसका फर्स्ट एपिसोड आ रहा है और इसके बाद हमें हर शुक्रवार इसके एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।